पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। ये दोनों कथन सही नहीं है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है, गलत है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, ये भी गलत है। तो एक और दो दोनों गलत हैं। अब इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है। कथन 2 भी गलत है। तो ये बात समझ में आ गई। मूल कर्तव्यों को भाग 4 का 51 का के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पे है। तीसरा मूल कर्तव्य है ये कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तीसरे स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखना, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 51A द्वारा 51A में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए
भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का शामिल करके 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था दी गई। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। तो क्वेश्चन था मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और इसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। तो कुल मिला के अब मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। अब मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आगे बता रहे हैं, भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? 1975 में। 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो वो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के संस्तुति पर संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 का में, भाग 4 का या भाग 4A में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4 का में। भारत के संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारत के संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, भाग 4 का में। नेक्स्ट कथन है, कह रहे हैं निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? तो इसमें सदस्य रहे हैं आपके A.R. अंतुले नंबर 1, A.R. अंतुले, S.S. रे, हरिदेव जोशी। 3 लोग इसके नहीं, हरिदेव जोशी नहीं थे, C.M. स्टीफन थे। तो A.B.D. सही है। तो इसको याद करो नाम। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे। सदस्य कौन थे? A.R. अंतुले, दूसरे थे S.S. रे, A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन। 3 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति के। A.R. अंतुले, S.S. रे, A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन, S.S. रे, A.R. अंतुले, C.M. स्टीफन, S.S. रे, A.R. अंतुले, C.M. स्टीफन, S.S. रे, A.R. अंतुले। कह रहे हैं, नीचे देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। इसमें ध्यान रखना, 12 सदस्य थे टोटल। स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे, जिसमें से जो है ये नाम हमने आपको बताया है, A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन। इसको ध्यान रखना। टोटल जो है 12 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 का में। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 का में। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में दिए गए हैं। भाग 4 का में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 का में दिया गया है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 का में दिया गया है। भाग 4 का में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 51 का में। अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 का में। 51 का में। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्यों के नाम से। नेक्स्ट, कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष दी गई? 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष दी गई? 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष दी गई? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है। सही क्या है मौलिक कर्तव्यों के विषय में? वे संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।
किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें ए गलत था। मौलिक कर्तव्यों को जो है परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता लिखा है, गलत है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कह रहा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है मूल अधिकार है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है मूल अधिकार में आता है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास। और मौलिक कर्तव्य हैं कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों की सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य हैं क्या? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों की जो है का गठन में सहायता करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कह रहा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में क्या सम्मिलित है? मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है 1, 3, 4। ये सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है या मूल कर्तव्य नहीं है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा ये मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य है का है मूल कर्तव्य मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा ये हमारा मूल कर्तव्य है। और अगला मूल कर्तव्य ये है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। अच्छा, इसके बाद अगला जो है मूल कर्तव्य कौन सा है? वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना।
वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। नंबर 4, तो ये जो है 1, 3, 4 ये जो है मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। 1, 3, 4 मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय प्राणी का मूल कर्तव्य है। वन्य प्राणी का संरक्षण भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 51 का में। ये बात 51 का में मूल कर्तव्यों में शामिल है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य कह रहा कौन सा कथन गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम पे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट, कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये जो है ये तत्व जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। शामिल क्या है। राष्ट्रध्वज का आदर करना, राष्ट्रध्वज का आदर करना हमारा मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना मूल कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसमें जो है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। जबकि राष्ट्रध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा विकसित करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना हमारे मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना। नेक्स्ट,
मिलान करना है, कह रहा कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। तो मूल कर्तव्य दिया है भाग 5 में, ये गलत है। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य, भाग 4 का में है। ऊपर से देखेंगे भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 लिखा है मूल कर्तव्य, गलत है। भाग 4 का में, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही है कथन। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन सही हो गया। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। कारण गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, गलत है। कारण गलत हो गया, कथन सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इसमें आगे बताया गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 52 में बताई गई। अनुच्छेद 52 में बताया गया है संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बता रहे हैं अनुच्छेद 53 में बताया गया है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बात बताई गई है 53 में। अनुच्छेद 52 में बताया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो इसको ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल है उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है या अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, और अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें जनता जो है प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है, कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण, यह निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन हमारा था भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुना जाता है। सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए आर दोनों सही है। इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सही है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, इसमें बता रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, ये 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है निर्वाचक मंडल में। यानी 1992 के पहले जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। तो ये दोनों सही हो गए। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों सही हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अगला है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये शामिल नहीं है, डी गलत है। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो इसमें 2 और 3 सही है। इसमें पहला गलत है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ये गलत हो गया, सभी सदस्य नहीं है। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा भी सही है। चौथा, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये गलत है, ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। सभी राज्यपाल उपराज्यपाल नहीं शामिल होते हैं और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें शामिल होते हैं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो 2 और 3 नंबर इसमें सही है। नेक्स्ट कथन है, क्वेश्चन है अगला। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, सही है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। अगला है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये गलत है, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। शामिल कौन कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक या चुनाव मंडल में शामिल होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो ये चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है क्या? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये जो है राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। सही क्या है? राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही क्या है, इसको जानेंगे। आपदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। आपदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, यह भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक
कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ये चीजें सही हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताए हैं राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसको समझ लीजिए। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है। यानी जो निर्वाचित जो है सांसद और विधायक हैं, मतलब 50 निर्वाचित सांसद विधायकों का प्रस्ताव होना चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। मतलब 50 निर्वाचकों का अनुसमर्थन इसको हासिल होना चाहिए। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ जो है कम से कम 50 निर्वाचकों का अनुसमर्थन होना चाहिए। कम से कम 50। इसके पूर्व 10 था, लेकिन अब 50 हो गया है। ध्यान रखना, 50, कम से कम 50। तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 50 लोगों का अनुसमर्थन होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है। नंबर 2, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। यह भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये भी सही है। और प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि फिर से इसको समझिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर मुख्यमंत्री जो है विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने के लिए मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अविनिश्चित जनसंख्या से है? 1971 की जनगणना से है। ध्यान रखना इसको, 1971 की जनगणना से इसको बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा समझ लो। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का आशय 1971 की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या से है। 1971 की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या से है। फिर से इसको समझेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का आशय 1971 की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या से है। ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था।
अब 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो अब जो है इसको 84वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 1971 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अहर्ता नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसका पढ़ा लिखा होना। आवश्यक क्या है? उसकी आयु जो है 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन केवल एक सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार करना था, तो इसमें कथन बी सही है, केवल 2 नंबर, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और ये जो है नंबर 1 में दिया है, उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, गलत है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी गलत है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सही समझ गए ना, उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, ये इसमें केवल सही माने हैं। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताए हैं, इसको समझ लो ध्यान से। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष यानी अपनी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक होना। भारत का जन्मा नागरिक होना आवश्यक नहीं है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। राष्ट्रपति को जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में, और उसकी उम्र 35 वर्ष, वो अपनी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट, एक सांसद अथवा विधानसभा सदस्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी वो जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। क्वेश्चन हमारा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो पुनः जो है राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट,
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं अपने पद ग्रहण के दिन से। इसमें बताया गया अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। 5 वर्ष तक पद धारण करने से जो है 5 वर्ष, पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसमें देखिए जरा, संसद द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसको समझेंगे। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर, ध्यान रखना, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से समझेंगे हम लोग। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।